बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र में हूँ सज्जाद तरीन। आज हमारे मेहमान हैं बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी अमराज कल्ब के सरबराह जनाब डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं, आमतौर पर ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि जब वो चेकअप कराने के बाद जाते हैं तो पता चलता है जी वो तो हार्ट के पेशेंट हो गए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा इस कुरानी आयत से कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह के है कि हमारे जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा ऑर्गन है जो अगर साले रहे तो पूरा जिस्म साले रहता है, अगर उसमें कोई नक्स दरार पैदा हो जाए, ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म हमारा नाकारा हो जाता है। और वो जिस्म का हिस्सा क्या है? वो हमारा दिल है। यानी दिल एक वाहिद ऑर्गन है हमारे पूरी बॉडी का, जिसके ऊपर पूरे हमारे जिस्म चलता है और उसी की वजह से ही सारी ज़िंदगी है। तो इसका मैं इस प्रोग्राम में ये इज़हार करना चाहूँगा कि हमारे लोग ख्याल नहीं करते इसका प्रॉपर जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए एहतियात के साथ, वो उस तरह का वो नहीं करते। अपनी मर्ज़ी से खाने खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं और वो चीज़ें जो नुकसान करती हैं हमारे दिल की बीमारियों के लिए, तो उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो यही वजह है कि आजकल अमराज़ क़ल्ब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि यंग एजेस में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे खाने पीने के आते हैं, जिस तरह हम लोग स्मोकिंग के आदी हैं, जो हमारे यंग जनरेशन कोई सिगरेट पी रहा है, कोई सिगार पी रहा है, शीशा पी रहा है, नस्वार खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो जो हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी जो दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ में पेरिफेरी के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे भी उसी तरह यंग लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से डेथ भी हो रही है। डॉक्टर साहब, जो आदमी दिल का मरीज़ हो उसको इब्तदाई क्या अलामात ऐसी होती हैं जो उसको पता चले कि मैं जाके चेकअप कराऊँ कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखें जी, आम तौर पे जो मेन सबसे बड़ी वजह है कि मरीज़ या वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ तो मुझे सीने में दर्द हो जाता है, रुक जाऊँ तो आराम आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। इसके बावजूद बाज़ लोगों में कोई मुकम्मल अलामात नहीं आती। ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, या जो लोग स्मोकर हैं, कोई जिस तरह मैंने बताया कोई हुक्का पी रहा है, कोई नस्वार खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, सिगार, तो ऐसे लोग भी, या जिनकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी डिजीज़ मौजूद है हार्ट अटैक की या ब्लड प्रेशर शुगर की, तो ऐसे लोगों को फ़ौरन अपना चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि वो उसका रिस्क मौजूद है इसके अंदर और हार्ट अटैक किसी भी वक्त खुदा न खास्ता होने का अंदेशा रहता है। तो ऐसे लोग जो है ना अपना अगर प्रॉपरली चेक करवा लें, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आके अपनी रूटीन के टेस्ट करवा लें, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे लोग भी दिल के मरीज़ बन जाते हैं जो ना सिगरेट पीते हैं, ना कोई नशावर दवाई इस्तेमाल करते हैं, ना कुछ और खाने पीने में भी बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो भी दिल के मरीज़ हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बात यह कि जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है ना, हम लोगों में सहल पसंदी बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे कामों के लिए हम लोग गाड़ी और रक्शे और इन चीज़ों के इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी पहले थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले चले जाए, जब हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन मौजूद थे, उनकी उम्रें देखें 80-80 साल 100-100 साल लोग जीते थे। वो ये वजह थी कि एक तो खुराक अच्छी खाते थे लोग, दूसरा पैदल चलना आम होता था। यानी छोटे मोटे उसके लिए भी उन्होंने परवाह नहीं कर दी और जो मुख्तलिफ शहरों तक कई किलोमीटर वो लोग पैदल चलते थे और इस तरह वो लोग बीमारियों से बच जाते थे। तो ऐसे लोग जो जिनको कोई बीमारी ना हो, फिर भी आजकल हालात ऐसे हैं कि जो स्ट्रेस और टेंशन का जो एलिमेंट है, प्लस कई दफ़ा ये होता है कि कई दफ़ा बंदे के अंदर बीमारी नहीं है, लेकिन वो जब तक मुकम्मल चेक न कराया जाए, देखें ना जिस तरह मैंने बताया कि अपना प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं, अपना BMI लेवल मोटापे का जो टेस्ट होता है, जिसकी अगर हाइट और वेट आपको पता है तो उसका BMI लेवल देखते हैं, मोटापे पे तो नहीं फॉल करता, या कई दफ़ा अंडरलाइंग हाई ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, किसी को शुगर होती है, तो ज़ाहरी तौर पे बंदे को कुछ नहीं है, कई दफ़ा अलामात नहीं होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर लोग 200/100
लेके 100 फिर रहे होते हैं, लेकिन उनमें अलामात नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं चलता। इसी तरह शुगर के मरीज़ों में भी जब तक तकलीफ़ नहीं होती हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 40 से ऊपर हर बंदे को अपना रूटीन के टेस्ट अपने कार्डियोलॉजिस्ट की मर्ज़ी से करवाने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट आपने बताया है ये कितने अरसे के बाद कराने चाहिए? देखिए जी, साल के बाद मैं समझता हूँ एक दफ़ा बेस लाइन टेस्ट जितने भी मैंने बताया ना, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापे के टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल, ये 4 टेस्ट हर बंदे को अपने करवाने चाहिए 35-40 की उम्र में, या उससे बाद भी अब हर साल या कम से कम 2 साल बाद। एक दफ़ा अगर करवा लिया आपने तो अगर वो नॉर्मल आए तो फिर आप 2 साल 3 साल बाद आप बेशक रिपीट करवाएं। लेकिन अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, कोलेस्ट्रॉल किसी का ज़्यादा है, किसी को शुगर निकल आई है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो फिर लगातार अपने मॉलिज के साथ, अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ इन टच रहे और उसको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, अपने शुगर कंट्रोल रखनी है, अपना मोटापा जो है कम रखना है, जो रूटीन की वॉक है 40-50 मिनट ब्रिस्क वॉक जिसको हम कहते हैं वो लाजमी अपनी जारी रखनी है, और खाने पीने में जो कोशिश करनी है कि जो फ्रेश और हेल्दी चीज़ें हैं वो आपने खानी है, और चिकनाई वाली, घी वाली, तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना है ताकि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। डॉक्टर साहब, आपने चिकनाई वाली चीज़ों को कहा, हमारे बचपन में तो वालिदैन ये कहते थे कि मक्खन ज़्यादा खाओ सेहतमंद बनोगे, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको लंच में भी कहते थे कि ब्रेड में मक्खन लगा के दे दो। अब कहते हैं कि मक्खन ज़्यादा ना खाया जाए, देसी घी ना खाया जाए, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, ये जितने भी चीज़ें हैं, जिस तरह घी के जिक्र किया आपने, इवन आपने मक्खन का जिक्र किया, इवन चीज़, पनीर है जो, और भी हमारे लोग शौकीन होते हैं ये नाश्तों के, जो सीरी पाए खा रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, हर चीज़ में आपका घी और ऑयल यूज़ होता है। तो आज मैं आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से एक मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि अपने खाने में घी और ऑयल मेरी तरफ से बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। तो जो हमारी जो दिल की शरियानें हैं उनको ना सिर्फ तंग कर देते हैं बल्कि बंद करने का, हार्ट अटैक का भी बायस यही बनते हैं। तो इसलिए आप देखें कि नाश्तों से शुरू होता है सारा दिन हमारा। सुबह लोग सीरी पाए और ये निहारियाँ और हलवा पूड़ियाँ खाते हैं, सारा दिन देखें दफ्तरों के अंदर ये जंक फूड चल रहे होते हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं, बर्गर चल रहे हैं, चिप्स चल रहे हैं, हर में आपको पता है कि ये घी और ऑयल और फैट्स और ये चीज़ सारा इस्तेमाल हो रहा होता है। इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे दिल के अमराज के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मैं सिंपल सी आपको मिसाल देना चाहूँगा कि अगर घरों के अंदर हम देखें जहाँ पे हमारी ख़वातीन किचन में खाने बना रही होती हैं, अगर उसकी पीछे जो दीवार पे अगर निगाह आप दौड़ाएं तो वो दीवार के ऊपर भी सारी चिकनाहट बनी होती है, वो सारा आपका वो ऑयल और घी उड़ के सारा वो दीवार के ऊपर सारा वो जमा होता है। इसी तरह अगर आप जो एग्जॉस्ट फ़ैन है या ऊपर जो सीलिंग फ़ैन है उसको अगर देखें तो उसके ऊपर भी आपको नज़र आएगा सारा यही काला स्याह हुआ होता है, यही ऑयल और घी उड़ उड़ के सारा उस पर जम जाता है। तो इसी तरह हमारी जो दिल की शरियानें हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी हमारी बाकी जो सप्लाई होती है जो हार्ट से, तो उसमें से आके खून ये शरियानों में जम जाता है, सारा ऑयल और घी इनको तंग कर देता है। पहले हम कहते हैं कि एंजाइना की तकलीफ़ हो गई है, लोगों को दर्द होता है, फिर यही जब ज़्यादा बंद हो जाए, एक सप्लाई ब्लड की इधर की दूसरी तरफ जाना बंद हो जाए, इसको हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया। डॉक्टर साहब, दिल के अमराज से बचने के लिए इब्तदाई क्या कोशिशें ऐसी इंसान करे कि उसको, ताकि कुछ अरसा तक वो बचा रहे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो रोज़ाना 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक कहते हैं कि सुबह या शाम खाली पेट ज़ोर ज़ोर से पैदल चलने को हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ये 40 मिनट वॉक करें। अगर किसी को आदत नहीं है वॉक करने की, न्यू कमर है, तो वो पहले स्टार्ट करें, 10 मिनट से शुरू करें, आस्ता आस्ता स्लोली ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाएं। फिर 10 की बजाय नेक्स्ट आप उसको 12 पे, 14 पे, 20 पे, फिर अल्टीमेट आप 40 मिनट पे चले जाएं, और हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे, आपका एक स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जब 40 मिनट हो जाए फिर आपने ज़ोर ज़ोर से खाली पेट आपने चलना है। वो सुबह भी आप वॉक कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है खाने से पहले।
एक चीज़ होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका खाना पीना। हमेशा कोशिश करनी है हमने हेल्दी खाएं। हेल्दी का मतलब है कि खाने के अंदर हमारा जो है ना फ्रूट और सैलड ज़्यादा मौजूद हों। खाने से पहले आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और खाना भी मेरी तरफ से, बल्कि मैं आप एडवाइस करूँगा जो मैंने अभी मना किया आपको ऑयल और घी से, तो खाना भी पानी के अंदर बनाएं। देखें जी, खाने के दो असूल हैं। एक तो खाना आपका गला हुआ होना चाहिए, चाहे वो मुर्गी का सालन है, चाहे सब्ज़ी है, दाल है, गोश्त है, कोई भी चीज़ है। दूसरा उसमें टेस्ट होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो उसमें देखिए जी, आप पानी के अंदर गला लें, चाहे वो प्रेशर कुकर में कर लें आप, उसमें अच्छी तरह जिस तरह यखनी निकलती है, अगर तो यखनी भी आप पी सकते हैं। और वो उसी पानी के अंदर आप खानों को जायका जो है ना खाने का, वो आता है आपके मसाला जात से। उसमें आप नमक भी डालें, मिर्चें भी डालें, हल्दी, धनिया, पुदीना, जो भी आपने डालना है, टमाटर, प्याज सारा डालें, उसमें कौरमा मसाला भी डाल लें, उसको अच्छा मज़ेदार बनाएं, टेस्टी बनाएं, और उसको आप खाएं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में से कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो दिल का मरीज़ हो जाएं? देखें जी, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है, ये दोनों ही मेन रिस्क फैक्टर है, और इस दोनों की वजह से ही हार्ट अटैक का डबल चांस रहता है। और दोनों को ही हम कहते हैं दीज आर द साइलेंट किलर्स, यानी खामोश कातिल हैं। और इसका मतलब ये है कि ये अपना काम कर जाते हैं, बाज़ औक़ात बंदे में, मरीज़ में सिम्टम्स नहीं आते। अब हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, इसको साइलेंट इसलिए कहते हैं, साइलेंट किलर, कि मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर के हमारे पास मौजूद होता है लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं आते, तो मरीज़ समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए जो है ना कि इसको ख़तरनाक हद तक, मतलब हम कहते हैं कि ये दोनों जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसमें हार्ट अटैक का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों को ही अगर हम कंट्रोल रखें, विद इन लिमिट्स रखें, जो नॉर्मल लेवल है हाई ब्लड प्रेशर का वो है 120/80, ठीक है। 120/80 से अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 120 के बजाय 150 पे चला गया, नीचे वाला 90, यहाँ तक हम कहते हैं कि ये प्री हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से एक स्टेज पहले। तो ये प्री हाइपरटेंशन वो स्टेज है जिसको हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वॉक करें प्रॉपर और खाने पीने का ख्याल करें तो ये ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल 110/80, 120/80 पे आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया ब्लड प्रेशर, 160, 100 पे चला गया, तो फिर इसको हम ब्लड प्रेशर को दवाइयों के ज़ोर पे हम फिर कंट्रोल करेंगे। और इसको मेडिसिन जब हम शुरू कर देंगे तो इसको आपने स्टॉप नहीं करनी, ना ही अपनी मर्ज़ी से काम करनी है। बल्कि मैं तो इस तरह मिसाल देता हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, कि जिस तरह एक स्प्रिंग को अगर हमने अपने हाथ से यूँ दबाया हुआ है, तो जब छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो रिकॉइल की वजह से और ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर जाता है। इसी तरह जब हाई ब्लड प्रेशर आपका दवाइयों पे हमने अगर कंट्रोल कर लिया है, तो दवाइयों पे कंट्रोल होकर 120/80 पे आ गया है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, जब लोग समझते हैं कि एक तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, तो वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं लोग। तो दवाई जब छोड़ते हैं तो वो फिर दोबारा ऊपर चढ़ता है, तो वो जो दोबारा जाता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, फालिज जिसको कहते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, आंखें बाज़ औक़ात अंधापन हो जाता है, या गुर्दों पे असर होता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, स्किन की डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है। इसी तरह शुगर के मरीज़ हैं, उसको भी अपने प्रॉपर लेवल के ऊपर हमने रखना है, यानी कि एक नॉर्मल लेवल बॉडी के अंदर मौजूद है, वो फास्टिंग के साथ हमें लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमने रखना है। और रैंडम ब्लड शुगर जो है ना 160 तक हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है इम्प्लीमेंट। डॉक्टर साहब, और निकोटीन का आपने जिक्र किया, तो एक ख्याल ये भी है कि चाय में भी बहुत ज़्यादा निकोटीन होती है। क्या चाय का भी कोई ज़्यादा पीने से कोई दिल का नहीं, चाय में निकोटीन नहीं, कैफीन होती है उसमें, वो बेसिकल स्टिमुलेंट है चाय, कॉफ़ी तो। लेकिन बल्कि इस पे स्टडीज़ कई हुई हैं कॉफ़ी के ऊपर, और ये दैट इज़ गुड फॉर हार्ट। उसमें कोई ऐसे डेंजरस नहीं है, वो बेसिक स्टिमुलेंट है, कोई ऐसा ही हार्ट अटैक में इसका कोई ऐसा ही ख़ास रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, ख़वातीन के बारे में आपकी क्या राय है? ख़वातीन में कितने % जो है वो दिल के जो अमराज हैं वो ज़्यादा हैं मर्दों से या कम है? आजकल जो ओवरऑल हमने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ख़वातीन और
मर्दों में आलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे जो पेशेंट्स होते हैं फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन ओवरऑल जब तक ख़वातीन में जो मीनोपॉज की स्टेज आती है 45-50 की एज तक, उस वक्त तक आलमोस्ट वो अपने आप को उन्होंने प्रिवेंट किया होता है नेचर की तरफ से। कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जिसमें उनका चांस कम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी वार्ड्स में देख रहे होते हैं 30 ख़ासकर जिनकी फैमिलीज़ के अंदर हार्ट की मतलब मौजूद है बीमारी या शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो फिर रिस्क उसी तरह बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि ये दिल के जो अमराज हैं, ये दिल का अटैक जो है, इसके अलामात क्या हैं जिस्म पर? बिल्कुल जी, इसमें जो सबसे बड़ी अलामत होती है, जो इस तरह मैंने बताया कि जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं टिपिकल हार्ट अटैक के जो सिम्टम, उसमें क्या होता है कि सीने के अंदर शदीद दर्द होता है। और दर्द ऐसा होता है कि उसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार इससे का दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। हमेशा ये याद रखें, जो पॉइंटिंग पेन होता है ना, जो लोग कहते हैं यार इधर दर्द हो रहा है या इधर, वो कभी भी हार्ट का नहीं होता। हमेशा जो हार्ट का पेन होता है वो स्कैटर्ड पेन होता है। ये मतलब यूँ लोगों ने हाथ रखा होता है, उसको लोकलाइज नहीं कर सकते, वो पूरा यानी कि सीने में फैला होता है। और ये दर्द यहाँ से रेफर्ड हो के बाज़ औक़ात लेफ़्ट बाजू में चला जाता है, बाज़ औक़ात राइट बाजू में, बाज़ औक़ात यही पेन इधर से ट्रैवल करके ये ऊपर नेक में चला जाता है, या ये जो मैंडिबल है, एंगल ऑफ जॉ, यहाँ चला जाता है, या बाज़ औक़ात पीछे की तरफ बैक पे, ये स्कैपुलर रीजन है वहाँ पे भी चला जाता है, या बाज़ औक़ात लोअर बैक में भी चला जाता है। ये तो इसका रेफर्ड पेन होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बाज़ औक़ात लोगों को वॉमिटिंग फ़ील होती है, या नॉजिएटिंग फीलिंग, या दिल मतली ख़राब जिस तरह होता है इस तरह होता है, या लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मतलब ये सारे इसके साथ। या बाज़ औक़ात मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी बंदा पसीने में, वो कहते हैं शराबूर कपड़े उसके तर हो गए, इतना शदीद होते हैं बाज़ औक़ात के वो लोग, एक आम आदमी भी देखे तो उसको भी पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक हुआ है इसको। डॉक्टर साहब, ये जो लोग खुद दवाइयाँ लेके और ख़ुद मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ जो हैं वो 4-4, 6-6 खा लेते हैं, कभी सुबह कभी शाम, इसका भी कोई इम्पेक्ट होता है दिल की अमराज पर? बिल्कुल जी, ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। कभी भी ये, बल्कि हमारी तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कभी भी अलाउ नहीं करता जब तक क्वालिफाइड कोई डॉक्टर लिखे ना मेडिसिन कोई भी किसी किस्म की। तो ये हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हजरात हैं, या बाज़ औक़ात लोग तो ज़ाहिर चाहते हैं कि हमें एक आसान काम हो जाए, सर दर्द है तो इवन हम तो ये भी नहीं कहते कि सर दर्द की गोली भी अपनी मर्ज़ी से खाएं आप, लेकिन सर दर्द भी अब कई वजूहत होती हैं उसकी भी। सर दर्द के पीछे आप देखें जी, खुदा न खास्ता कोई ब्रेन का मसला है, कोई हेडेक हो रहा है, तो वो कोई हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या कोई सर्वाइकल तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। जब तक एक डॉक्टर क्वालिफाइड देखे ना, वो प्रिस्क्राइब ना करे, तो बग़ैर मर्ज़ी के ऐसा ही हार्ट की तो नहीं, मतलब कुछ भी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। गुर्दों के ज़्यादातर मसाइल हो जाते हैं जो ज़्यादा पेन किलर्स खाने की वजह से मतलब होते हैं, उसमें एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चले जाते हैं। और दूसरा ये कि लोग अपनी मर्ज़ी से ख़ासकर जो एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बार बार थोड़े से बुखार हुआ तो वो लोग ये खा लो वो खा लो, अपनी मर्ज़ी से स्टोर वाले एडवाइस कर रहे होते हैं, वो बग़ैर सोचे समझे दे रहे होते हैं, ये खा लो वो, या किसी डॉक्टर को नुस्खा देखा तो उसने ये खाई थी तो ये खा लो। बल्कि फैमिली के अंदर भी आपके हो रहा होता है कि मुमानी का फ़ोन आ जाता है, ये मुझे ये हुआ था तो मैंने ये दवाई खाई थी, आप भी ये खा लो, मुझे ब्लड प्रेशर हुआ था। आप देखिए जी, पर्सन टू पर्सन एज फैक्टर होता है, मेल फीमेल का होता है, फिर छोटे बड़े को, यंग को, ओल्ड एज में, हर एक की दवाई मुख्तलिफ होती है, डोज फ़र्क होती है। ब्लड प्रेशर की भी 101 दवाइयाँ यंग एजेस में हम और देते हैं। यंग को मेल आता है हमारे पास, उसको अगर ब्लड प्रेशर आई है तो उसको हम और दवाई देंगे। यंग बच्ची आती है हमारे पास, उसको और देंगे। ओल्ड एज में एक क्राइटेरिया हमारी गाइडलाइंस बनी होती है कि हमने किसको क्या मेडिसिन है, तो कभी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन ना खाएं। बहरहाल मैं हाज़िर हूँ जी, मेरा मोबाइल नंबर आप शेयर कर लें, बेशक मुझसे टेलीफोनिकली एडवाइस ले लें, व्हाट्सएप पे ले लें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको आंसर करूँगा उसको। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि भाई जो दिल के मरीज़ हैं उनके दिल का साइज़ बड़ा हो गया है, ये किस उम्र में ऐसे होता है? देखिए जी, दिल के साइज़ का बड़ा होना वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की असल में कम्प्लिकेशन के तौर पे भी होता है।
किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, अगर वो हार्ट के मुख्तलिफ उसकी होती है ना बीमारियाँ, कोई एंटीरियर वाल को हिस्सा डैमेज हुआ, अगले वाला हिस्सा हुआ, तो उसको कहते हैं एंटीरियर वाल एमआई या पोस्टीरियर वाल एमआई, या जो उसके जो साइड्स होती हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं, वो अगर डैमेज हो गई तो वो उसकी वजह से, अगर फ्रंट वाला ऐसा डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से ज़्यादातर चांस होता है कि हार्ट फेलियर में चला जाता है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि दिल की पंपिंग जो है ना, नॉर्मल हम कहते हैं 60% तक पंप कर रहा होता है ना, उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, जो हम एकोकार्डियोग्राफी करके हम बता दें, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें कमी जब आ जाए, 40% से कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर में जा रहा है या हार्ट का साइज़ बढ़ गया। ठीक होगी, तो उसमें एक तो हार्ट की वजह से हो सकता है, दूसरा अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी फेलियर में जा सकते हैं, उसका भी ये होता है कि हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है। तीसरा ये होता है कि वो कोई वैल्वुलर लीजन, वो किसी भी एज में हो सकता है। वो वैल्वुलर लीजन का मतलब है कि दिल के जो अंदर वेल्व्स होते हैं हमारे, 4 वेल्व्स होते हैं, माइट्रल वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व है, एओर्टिक वेल्व है और पल्मोनरी। इनमें अगर कई दफ़ा जो 2 बड़े वेल्व्स हैं एओर्टिक और उसमें तंगी आ जाती है, उसको कहते हैं स्टीनोसिस, और उसमें अगर वेल्व लीक कर रहा हो तो उसको कहते हैं रीगर्जिटेशन। यानी इन दोनों की वजह से भी हार्ट के जो साइज़ है ना प्रॉपरली वो काम नहीं करते, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी हार्ट अल्टीमेट वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। और चौथा ये होता है कि जो हमारे पास कई दफ़ा पेशेंट ऐसे आते हैं जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट होते हैं, यानी उनके जवानी के अंदर ही उनके दिल के साइज़ मतलब वो बढ़ जाते हैं। ये फैमिली में चल रही होती हैं बीमारियां बाज़ लोगों की ना, तो अर्ली यंग एज में बाद औक़ात हमारे पास 19-20 साल की उम्र से लोग आते हैं, तो वो उनमें बेसिकली वो क्या होता है कि वो सिम्टम्स आ जाते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, मुझे सांस फूल जाता है, पसीने आ जाते हैं, घबराहट, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता, वॉशरूम भी नहीं जा सकता। उनकी जब हम एक्सरे ईसीजी और करके एको करके देखते हैं तो पता चलता है दिल का साइज़ उनका काफ़ी तक बढ़ चुका है और दिल की ताकत तकरीबन न होने के बराबर कोई 20-25% तक मतलब ऑलमोस्ट रह जाती है, जो अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की तरफ। डॉक्टर साहब आप अपनी अचीवमेंट्स ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। देखिए जी, मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है खियोड़ा पिंड दादर खान से है, जो साल्ट वैली है, वहाँ से मेरी पैदाइश है। बेसिक मेरी एजुकेशन स्कूलिंग वहाँ से हुई, मैंने PMDC मॉडल स्कूल से। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन है MBBS वो मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से की, और उधर ही फिर मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तैनात रहा। फिर शालीमार हॉस्पिटल में मेरा लाहौर में, उधर से क्योंकि मेरा तल्लक खियोड़ा पिंड दादर खान से था, तो चकवाल में डिस्ट्रिक्ट की एक सीट निकली, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, compete किया, मैंने इंटरव्यू दिया लाहौर में, वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई। तो काफ़ी अर्सा मैं चकवाल में रहा, मोर देन 12 ईयर्स। तो वहाँ मैंने एज अ सोलो कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ पायनियर हूँ मैं कार्डियोलॉजी का, वहाँ पे मैंने काम किया। DHQ के अंदर गवर्नमेंट के अस्पताल में मैंने अपने ओन पे विद द हेल्प ऑफ इन काइंड डोनेशंस मैंने कार्डियोलॉजी वार्ड बनवाया। कोई गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा उसमें, 20 बेड का वार्ड था, उसमें चकवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और उसमें मैंने जो भी एक CCU के अंदर इक्विपमेंट होना चाहिए, ECG मशीन है, एकोकार्डियोग्राफी है, मॉनिटर्स हैं, डिफिब्रिलेटर है, वो मैंने वहाँ पे रखे और लोगों को फैसिलिटेट किया। वहाँ रह के ना सिर्फ मैंने दिन रात काम किया, दिन रात अकेला बंदा कार्डियोलॉजी की पेशेंट में देखता रहा, कभी मैंने कोताही नहीं की। रात को मरीज़ आ गया तो उठ के देखा, उसको मैंने MI को मैनेज किया, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाया, जो एक आज से अगर 2002 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता था उस जगह पे। फिर मैंने लोगों को अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ मैंने कैंपेन की, मैंने मुख्तलिफ हार्ट वॉक्स करवाई, सेमिनार किए, लोगों को मैंने बेसिक लाइफ सपोर्ट जो CPR होता वो मैंने ट्रेनिंग दी। वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ वहाँ पे अवार्ड, वो धन 84 अवार्ड चकवाल का जो लोगों की तरफ से मुझे मिला। वहाँ पे मुझे कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल, बेनज़ीर भुट्टो गोल्ड मेडल, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे DCO की तरफ से मुझे अचीवमेंट अवार्ड मिला। मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने मुझे वहाँ पे गोल्ड मेडल दिए। फिर जब मैं यहाँ इस्लामाबाद आया तो यहाँ पे मुझे बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर मिला, गुलाम सरवर साहब जो हमारे एडवाइस मिनिस्टर, उन्होंने दिया। फिर जो एक शेर अफगान न्याजी साहब थे आपके इलाके के, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, गोल्ड मेडल दिया। अभी लास्ट टाइम मैंने इस्लामाबाद क्लब में एक इस तरह अवेयरनेस कैंपेन पे मैंने एक लेक्चर दिया, उस पे हमारी हेल्थ मिनिस्टर है मैडम
पता नहीं मुझे नाम से निकल गया इनका, वो उन्होंने मुझे प्योर गोल्ड मेडल दिया, जो हमारे एक फिलंथ्रोपिस्ट है राजा मुजाहिद अफसर साहब, उन्होंने मुझे दिया प्योर गोल्ड मेडल। तो ये मेरी ये अभी तक जारी है। आप पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो दिल के अमराज से बचें? देखें जी, मेरा एक ही पैगाम है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको एक बार दी है, इसका ख्याल करें और अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि दिल के अमराज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं को इसकी इलाज इंतहाई मुश्किल और महंगा है, और इसके एहतियात के ऊपर कोई आपका ख़र्चा नहीं आता। आप दिल का ख्याल रखें, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करें, खाने में आप हेल्दी खाना इस्तेमाल करें, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा करें, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करें अपना, स्मोकिंग को नज़दीक हाथ भी न लगाएं। और इस अवेयरनेस पे छोटी सी एक नज़म है 1-2 मिनट की, वो मैं पेश करना चाहूँगा ये अवेयरनेस के हवाले से, कि कम खाना वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, कम खाना वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, सिगरेट को मत हाथ लगाना, बीपी कोलेस्ट्रॉल घटाना, देखो यारो भूल न जाना, कम खाना। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्हें दिल के अमराज के बारे में बहुत कुछ बताया। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आम आदमी को फ़ायदा होगा। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।